बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्वेरीज चल रही थी एक, इसके अंदर ये था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से 1877, उसके अंदर ये था कि हमने पहले मूड से जो है वो हम शुरू हुए थे। पहला मूड हमने पढ़ा इसका पोजेशन कैसे लिया जाता है, ठीक है, वो सेक्शन 11 तक हमने पढ़ा। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन किस तरह लिया जाता है, वो एक रिलीफ आपका कंप्लीट हो गया था, वो कवर अप हो गया था। उसके बाद सेकेंड रिलीफ आ जाता है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ये सिविल की प्रैक्टिस के अंदर है ही ये, ठीक है, कि तमील मुख्तस कहते हैं इसे। स्पेसिफिक उस पोजेशन को क्या कहते हैं, दावा दखल याबी, और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आ जाए तो इसको कहते हैं दावा तमील मुख्तस। ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं 12 से लेकर 30 तक जो है वो इसके सेक्शंस हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। मैं आज 12 से लेकर 20 तक कंसेप्ट के साथ क्लियर करवा दूंगा कि 12 से लेकर 20 तक आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह जो है वो ली जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो भी हुआ आपके किसी दो पार्टीज के दरमियान, माँ बैन फ्रीकैन, तो उनके दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ तो उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि कौन से ऐसे केसेस है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो एनफोर्सेबल है। नंबर 1 पे आपने चीज़ लिख लेनी है कि ट्रस्ट भी हो ना, किसी के बिहाफ पे ट्रस्ट हो तो उसके बिहाफ पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लें, नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज। इससे मुराद ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसका आपको पता है कि अगर ये ब्रीच हो गया है ना, मुझे इस चीज़ के इसके अलावा और कहीं से ये चीज़ नहीं मिलनी। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ ले लेते हैं कि कोई रेलवे के अंदर शेयर्स आ गए हैं, कोई पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं कि आपको पता है कि ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मुझे इसके अलावा कहीं और से ये चीज़ नहीं मिलनी, इसी से मिलनी है, तो आप उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हैं, एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। आगे सेक्शन 12 के अंदर यही चीज़ आ जाती है कि जहाँ पे मनी एडुकेट रिलीफ ना हो, मनी जहाँ पे आपका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना बनता है, वहाँ पे इनफ सफिशिएंट का ना पता हो तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाया जा सकता है। सेक्शन 12 के अंदर यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें सीखनी है कि जहाँ पे आपको क्लियर हो कि इसके अलावा मुझे यहाँ से और कहीं से कोई चीज़ नहीं मिलनी, सिर्फ इससे ही मिलनी, तो उसके खिलाफ आप तमील मुख्तस का सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेक्शन 13 आ गया, कंट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज़ पार्शली सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये आ जाता है, इसकी इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं, इंस्टांस ले लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगी। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कोई भी मुआहदा हो गया, माँ बैन फ्रीकैन हो गया, उसके अंदर आ जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था एक घर का हो गया, ठीक हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था तब उस घर की जो हालत थी वो और थी, लेकिन कुछ अरसे बाद कोई तूफान आ गया या कुछ ऐसा मामला हो गया कि उस घर की कंडीशन जब पैसे देने की बारी आई तो उस तरह नहीं थी। तो अब बंदा कहता है मैंने तो ये घर लेना ही नहीं है, मुझे नहीं ये घर चाहिए, मुझे वही घर चाहिए जो तब जैसा था वैसा ही चाहिए, मैं नहीं ये घर लेना। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल है, यहाँ पे भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 13 कर सकते हैं। वो कोर्ट की आगे डिस्क्रिप्शन है कि उस घर की हालत देखते हुए या किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की हालत देखते हुए उसको जो है रिलीफ ग्रांट कर दे। लेकिन यहाँ पे वो मुखालफ जो भी एग्रीव पर्सन होगा उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 13 के बेशक घर जो है वो क्या कहते हैं ये नहीं ले रहा, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था, अब घर की हालत वैसी नहीं है तो इसको चाहिए ये घर मेरे से ले और मुझे मेरे पैसे दे। ठीक है, वो कोर्ट के आगे डिस्क्रिप्शन है, उसको कोर्ट कैसे जो है वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है। उसके बाद आया था सेक्शन 14। सेक्शन 14 और 15 के दरमियान में लाइन लगा लें। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल, और इसी तरह सेम 15 के अंदर लिखा हुआ लार्ज। इसके अंदर अब आपने डिस्टिंक्शन समझ लेनी है। यहाँ पे 14 सेक्शन लिख लिया, यहाँ पे 15 सेक्शन लिख लिया। ये स्मॉल और लार्ज का क्या कंसेप्ट है, इसकी भी आप इलिस्ट्रेशन समझ लें, आपको यहाँ से समझ आ जानी है। इसकी इलिस्ट्रेशन ये है कि सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर स्मॉल पार्ट भी अनपरफॉर्म्ड है ना, वहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। वो किस तरह है, इसकी इलिस्ट्रेशन क्या है, 14 और 15 में क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि ए के पास 100 एकड़ की ज़मीन थी फॉर एग्जांपल, उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया, बाद में बी को पता चला कि इसके पास 100 एकड़ नहीं है, इसके पास 95 एकड़ है, 96 एकड़ है या 97 एकड़ है, इसके पास 100 एकड़ पूरी नहीं है।
तो अगर बी कह देता है कि नहीं जी मुझे तो 100 एकड़ ही चाहिए, मैंने नहीं लेनी, तो ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड हुआ है वो स्मॉल है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 एकड़ का फर्क है, तो ये स्मॉल है। पार्ट जो अनपरफॉर्म्ड हुआ है ये स्मॉल है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है कि बंदा कह सके कि नहीं जी ये क्यों नहीं कर रहा, इस वजह से इसके खिलाफ जो है लगाया नहीं जा सकता, इसे क्या पहले पूरा करे इसको। तो कह सकता है सर 100 का हुआ था, मेरे पास जो है वो 97 या 98 एकड़ जो है वो पड़े हैं, तो लिहाजा इससे क्या मुझे पैसे दे और ये चीज़ें ले, ठीक है। तो इस सेंस के अंदर जो है वो ये चीज़ कह सकता है, इस चीज़ को परफॉर्म्ड कर सकता है, वो ये चीज़ आ जाती है। और 15 के अंदर क्या है, इसके अंदर आ जाता है कि अगर अब लार्ज आ जाता है, वो 100 एकड़ का कह के बाद में उसको पता चलता है कि इसके पास है ही 50 एकड़, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर डिस्क्रिशन आ जाएगी। किसकी डिस्क्रिशन आ जाएगी? कि जिसको नुकसान हो रहा है ना, अगर वो कह दे कि मैंने नहीं लेनी तो ठीक है नहीं लेनी, ए नहीं उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता, क्योंकि ए ने उसके साथ गलत बयानी की जब कि 100 एकड़ है, ठीक है, लेकिन अब निकल रहे हैं पार्ट जो अनपरफॉर्म्ड हो रहा है वो लार्ज है, वो उस मतलब के 100 से लेकर 50 का बहुत डिफरेंस है। कहाँ उसने 100 का एग्रीमेंट किया, कहाँ पे उसके 50 निकल रहे हैं। तो इस सेंस के अंदर जिसको नुकसान हो रहा है, अगर वो कह देता है मैंने नहीं लेना, मैंने नहीं आपसे ज़मीन लेनी 50 एकड़, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो कह देता कि भाई मुझे ज़मीन दो, वो देगा। अगर वो कह देता कि ठीक है उन्हीं पैसों में मुझे इतना दे दो, या फिर जो है वो मैं इतना ही रखने को तैयार हूँ, जितना भी आपके पास है मुझे दे दो। अगर दूसरा बंदा जिसको नुकसान ही नहीं हो रहा वो कहता है मैंने नहीं देनी, तो अब उसके खिलाफ जो जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है दूसरा बंदा कि भाई एक तो इसको नुकसान जो है वो क्या कहते हैं, मुझे नुकसान जो है वो क्या कहते हैं नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फिर भी जो है वो अपने आप को कहता है कि नहीं जी मैं मेरे पास तो 50 एकड़ है, मैं फिर भी जो है वो बादशाह की तरह बैठा हुआ हूँ, मैंने इसको जो है वो ये चीज़ नहीं देनी। तो दूसरा बंदा जो है वो आके कहेगा कि भाई मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, थोड़ी है आपके पास बेशक ही, ठीक है, मैं उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हूँ, आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, वो उसकी डिस्क्रिशन है कि वो कह सकता है कि भाई मैं जब लेने के लिए तैयार हूँ, मेरी विलिंगनेस है, तो मैं जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी विल दे रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ इस चीज़ को लेने के लिए, बेशक थोड़ी है, आपने इतनी कही थी इतनी नहीं है, तो लिहाजा मुझे ये चीज़ दो। अगर वो नहीं देगा तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगा सकता है कि सर इसको जो है मुझे इन्फोर्स करवा के दिया जाए। सेक्शन 15 ये कहता है। 14 के अंदर है अगर थोड़ा बहुत रह गया तो दोनों के पास ऑप्शन है, अगर ये उसको ज़मीन नहीं देगा ये भी कर सकता है, अगर ये इसको पैसे नहीं देगा ये भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट परफॉर्म्ड जो अनपरफॉर्म्ड हुआ है वो स्मॉल है, कोई थोड़ा सा फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। तो दोनों ही कोई भी अगर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच करता है तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन 15 के अंदर एक बंदा कर सकता है, कौन? कि जिसको नुकसान हो रहा है उसके बावजूद भी वो कहता है कि मुझे इतने में ये चीज़ दे दो, और अगला बंदा फिर भी चौड़ा होकर कहता है कि मैंने नहीं देनी, तो उसके खिलाफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है कि भाई आप कौन होते हैं ना देने वाले, ठीक है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ जो है वो तय हुई है, लिहाजा जो है उस चीज़ को मुझे दिया जाए, उसके पास ऑप्शन है। उसके बाद सेक्शन 16 के अंदर आ जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर ये चीज़ समझ लें, इंडिपेंडेंट पार्ट भी परफॉर्म हो सकता है। हम कह देते हैं ना कि नहीं जी पार्ट कंट्रैक्ट के अंदर हालांकि एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि कंट्रैक्ट पूरा का पूरा ही परफॉर्म होगा, लेकिन फिर उसने आगे इसकी एक्सेप्शन दे दी, आगे आएगा, आगे इसकी एक्सेप्शन दे दी सेक्शन 16 के अंदर कि इंडिपेंडेंट पार्ट भी परफॉर्म हो सकता है। इसकी इलिस्ट्रेशन क्या है? इसकी इलिस्ट्रेशन इस तरह है, एग्जाम्पल इसकी इस तरह है, ए और बी ने कंट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, उसके अंदर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, घर है या कोई चीज़ है, वो उसके अंदर तय हो गई है इसने इसको देनी है, ये सारी चीज़ें इसको देनी है। उसके अंदर से 2-3 चीज़ें स्किप हो गई हैं लेकिन बाकी मौजूद हैं, तो अब कहेंगे नहीं जी कंट्रैक्ट तो पूरा परफॉर्म होना होता है, लिहाजा इसके खिलाफ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। नहीं, जो पार्ट उसके अंदर है और वो बंदा लेना चाहता है उस चीज़ को, तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकता है कि सर मुझे बेशक जितनी भी चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, घर है, इसको इंडिपेंडेंट पार्ट में इसको परफॉर्म किया जाए, घर ही मुझे दिला दिया जाए, मुझे कोई एक चीज़ जो भी चीज़ इसके अंदर मौजूद है बाकी नहीं रही, जो मौजूद है वही मुझे दिला दी जाए। सेक्शन 16 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल है। उसके